हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और जो मैंने कल जो एक आप लोगों को वीडियो जो बनाया था एलटी के लिए, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करी हैं मैंने। आज थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट भी ऐड करा है इसमें। तो अब देखिएगा आप लोगों के लिए एलटी सीरीज़ का डे 2 है। और ये पहले आप ऐड देख लो और फिर दूसरा भी देख लो। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप 5 सितंबर से हम लोग अपना एलटी का पेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऐप पे। अगर किसी को भी डेमो लेना है, डेमो इज़ फ्री फॉर ऑल। लाइव क्लास का डेमो अगर आप में से किसी को भी लेना है तो 4 तारीख को आप हमें कॉल कर दीजिएगा। ऑफिस के नंबर पर, ये जो नंबर है इस पर कॉल कर दीजिएगा और ऐप डाउनलोड करना होगा। तो इफ़ यू विश टू टेक अ डेमो तो आप उस पर डेमो ले सकते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपकी डिटेल्स बिल्कुल आपकी कोई आपको परेशान नहीं करेगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपके पीछे पड़ जाएगा कि भी कि आपको कॉल ब्लॉक करनी पड़े या कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हमें संपर्क करते हैं तो ही हम आपके उसका जवाब देते हैं, नहीं तो हम अपनी तरफ से किसी को भी कॉल नहीं करते। आपकी प्राइवेसी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो ये मैंने अब आपको बता दिया। चलिए अब इसको अब स्टार्ट करते हैं। द पोएटिक प्ले एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये 2 टर्म्स जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। कल मैंने आप लोगों के लिए साथ डिस्कस किया था बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रही हूँ पोएटिक प्ले एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग डिस्कस कर रही हूँ। पोएटिक प्ले में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने अब इस तरीके से लिया है कि पहले थ्योरी करवाई जाए, थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बताया जाए, जो आप स्क्रीनशॉट खींच के उसे लिख भी लें। और बाकी जो है उससे आपको हेल्प मिलेगी। जो आप पीडीएफ के लिए कहते रहते हैं, पीडीएफ तो हमारे पास नहीं है, मगर आप इसको छोटा थोड़ा बहुत है, आप इसको लिख सकते हैं और इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोएटिक प्ले। ये पोएटिक प्ले किस चिड़िया का नाम है, तो चलिए बात करते हैं। पोएटिक प्लेज जो होते हैं ना, ये स्पेशल टाइप के प्लेज होते हैं। पोएटिक प्ले इन्हें वर्स प्ले भी कहा जाता है। एक बार किसी ने मेरे से कहा भी था ये वर्स प्ले नहीं है, ये पोएटिक प्ले है, आप पोएटिक प्ले को वर्स प्ले पढ़ा रही हो। तो मैं आज आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर देती हूँ। पोएटिक प्ले जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ प्ले होते हैं, जो नॉर्मल स्टेज से प्ले से अलग होते हैं। पोएटिक प्ले में और नॉर्मल स्टेज प्ले में क्या फ़र्क है, देखिए। पोएटिक प्ले को लिरिकल प्ले भी कहते हैं, वर्स प्ले भी कहते हैं, और ये जो है क्लोजेड ड्रामा भी होते हैं। पोएटिकल प्ले जो होते हैं ये क्लोजेड ड्रामा भी होते हैं, लिरिकल प्ले भी होते हैं, ये वर्स प्ले भी होते हैं। और ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अधिकतर जो होते हैं ना ये ड्रामेटिक फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इनमें और स्टेज प्लेज में फ़र्क ये होता है कि स्टेज प्लेज के लिए एक विशेष तौर का एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, तभी उनको किया जा सकता है। वो अगर प्रॉप्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो वो अधूरी हैं। मगर पोएटिक प्ले में ये होता है कि इसको रीडर अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है। क्लोजेड ड्रामा है, दे आर मेंट टू बी, दे आर नॉट मेंट टू बी परफॉर्म, दे आर मेंट टू बी रेड ओनली। तो ये पोएटिक प्ले, वर्स प्ले या ड्रामेटिक प्लेज भी इन्हें कहते हैं। पोएटिक प्ले जो हैं वो बेसिकली लिखे जाते हैं ब्लैंक वर्स में, वही ब्लैंक वर्स जिसका मतलब है कि नो राइम स्कीम बट मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। और ये किसी क्लासिकल, मैथोलॉजिकल या लेजेंडरी थीम पर लिखे जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें प्रोमेथ्यूज अनबाउंड है तो एस्किलस के उससे लिया गया है, प्रोमेथ्यूज पे लिया गया है, टिथोनस है। तो ये मोस्टली जो लिए जाते हैं वो मैथोलॉजिकल फिगर्स पे लिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि जो ये प्लेस हैं किसी लेजेंडरी चीज़ पे, मैथोलॉजी, मैंने भी आपको प्रोमेथ्यूज का और उसके बारे में बताया। अब पोएटिक प्लेज केम टू बी रिटन इन द रोमांटिक एज। पोएटिक प्लेज की जो शुरुआत हुई थी, या जैसे कहना चाहिए पोएटिक प्लेज एक अच्छा सा उनका जो बूम आया था वो कब आया था, रोमांटिक एज में। इंपॉर्टेंट पोएटिक प्लेज एंड देयर राइटर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का है द बॉर्डरर्स, ये स्पेलिंग गलत है, बॉर्डरर्स है। रॉबर्ट साउदे का द फॉल ऑफ रॉबस्पियर है, ये इनका है। और कीट्स का है ओथो द ग्रेट। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का द बॉर्डरर्स, रॉबर्ट साउदे का द फॉल ऑफ रॉबस्पियर, और कीट्स का ओथो द ग्रेट, एंड शेले का द चेंची, प्रोमेथ्यूज अनबाउंड, हेलास, इडिपस टायरनस और द सेल्फुट। ये जो है इंपॉर्टेंट प्ले, पोएटिक प्लेज हैं।
और इनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये तो हुए हमारे पोइटिक प्लेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है कि मोनोलॉग का मतलब होता है डायलॉग विद द सेल्फ, स्वयं से बातचीत करना, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू इमेजिनरी ऑडियंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग देयर इज ओनली वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर होता है, कि इमेजिनरी कैरेक्टर होता है और इमेजिनरी ऑडियंस से बात कर रहा होता है। ये भी डेफिनेशन है ड्रामेटिक मोनोलॉग की। और अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को वो बताता है, जो एक लंबी स्पीच देकर वो अपने इमोशंस के बारे में बताता है। इस स्पीच में वो अपना दिल, अपना दिमाग खोल कर रख देता है और वो ये बताता है कि देख, नोबडी हियर्स हिम, और जो हियरर है वो पैसिव लिसनर है, वो उसको सुन ही नहीं रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पार्ट ड्रामा। ड्रामेटिक मोनोलॉग आधा ड्रामा है, आधा पोएट्री है। ये एक स्पीच है पोएटिक फॉर्म में, और इसमें ड्रामेटिक नोट्स होते हैं। ड्रामेटिक नोट है आवाज़ का उठना गिरना, कैरेक्टराइजेशन, प्रॉप्स, सब कुछ जो है इसमें ड्रामा वाली क्वालिटीज़ होती हैं। बट इट इज़ अ पोइट्री, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट्स अ जॉनरा ऑफ पोइट्री। जो बेस्ट नोन है वो माने टी.एस. इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जिसमें आप ये मान सकते हैं इंटीरियर मोनोलॉग है, तो ये इसे इंटीरियर मोनोलॉग कहिए या ड्रामेटिक मोनोलॉग कहिए, ये भी। और इसके अलावा ब्राउनिंग इज़ द मास्टर ऑफ मॉडर्न एज में टी.एस. इलियट हैं, वरना ब्राउनिंग की जितनी भी पोएम्स हैं, चाहे वो आप माई लास्ट डचेस कहें, ये सारे के सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का ही एग्जाम्पल हैं। अब ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, ये देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इज रिटन बाय टेनिसन? टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के थे, और एकदम से विक्टोरियन एज में ड्रामेटिक मोनोलॉग्स से बहुत ज़्यादा जो है वो रफ्तार पकड़ी थी। तो टेनिसन के द्वारा लिखा हुआ जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो टिथोनस है। टिथोनस जिसको अमर होने का वरदान मिला हुआ है, लेकिन उसके पास यूथ नहीं है। तो टिथोनस जो है दैट इज रिटन बाय टेनिसन, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोलॉग्स इज रिटन बाय ब्राउनिंग? ब्राउनिंग के द्वारा कौन सा लिखा हुआ है? दैट इज एंड्रियो डेल सार्टो। एंड्रियो डेल सार्टो जो है वो ब्राउनिंग के द्वारा लिखा हुआ है। And now the next question is, through worlds I shall traverse, not a few, much is to learn, much to forget, are the time become for taking you, from which monologue are these lines quoted? ये कहाँ से जो है ये lines ली गई हैं? ये जो लाइन्स हैं ये कौन से मोनोलॉग से ये लाइन्स ली गई हैं? तो ये लाइन्स ली गई हैं एवेलिन होप से, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही है, ये एवेलिन होप से ली गई हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू ईल्ड। ये टेनिसन की बहुत ही फेमस पोएम है, उसकी बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। यूलिसिस, यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें कहता है कि हाँ, समय ने उसे कमज़ोर कर दिया, बट टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू ईल्ड, ये लाइन्स हैं यूलिसिस की। Grow old along with me, the best is yet to be, the last of life for which the first was made, from which monologue are these lines quoted? तो ये देखिए, grow old along with me, ये lines जो हैं वो ली गई हैं रबी बेन एजरा से। रबी बेन एजरा से ये lines ली गई हैं, कि ये भी आपको पता है ये ब्राउनिंग की ही लाइन्स हैं। ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड, ये लाइन्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, रबी बेन एजरा। Now the next question is, thou soul, my soul, I shall clasp thee again, and with God be the rest. Whom does Browning address as soul of my soul in these lines? ये जो lines हैं ये ब्राउनिंग ने कही है अपनी पत्नी के लिए, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए, his wife एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए। Fail I alone in words and deed, fall नहीं है, that's fail I alone, fail I alone in words and deeds, why all men strive and who succeeds, from which monologue are these lines quoted? ये lines जो ली गई हैं ये ली गई हैं द लास्ट राइट टुगेदर से, ये lines ली गई हैं, ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का। विक्टोरियन एज के राइटर रॉबर्ट ब्राउनिंग को ही उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स जो हैं वो उनके चैम्पियन जो माने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग माने जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Who was Fra Lippo Lippi on whom Browning has written a famous monologue? ये Fra Lippo Lippi था कौन? Fra Lippo Lippi जो है जिनका नाम लिया है ये कौन थे? He was a renowned painter. वो renowned painter थे Fra Lippo Lippi. From which source did Browning get the idea for the title of his monologue Caliban upon said boss? ये आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि कैलिबान जो है वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया गया है, तो ये लिया गया है शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। Who was रबी बेन एजरा? रबी बेन एजरा था कौन? एक्चुअली ये जो मोनोलॉग लिखा गया है ये रबी बेन एजरा एक रियल में एक ज्यूइश स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे, उनके ऊपर ये उनके नाम लेकर ये लिखा गया है मोनोलॉग। चलिए ये तो हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक प्ले इज रिटन बाय बायरन। विच ऑफ द फॉलोइंग? बायरन ने कौन सा? लॉर्ड बायरन, इन्होंने एक ये प्ले लिखा है, पोइटिक प्ले है, दैट्स मैनफ्रेड। एक्चुअली ये जो प्ले है ये एक गोथिक प्ले के जॉनरा में आता है, क्योंकि बायरन को उनकी बहुत उनकी बदनामी हो गई थी। ही हैड टू लीव इंग्लैंड फॉर स्विट्ज़रलैंड, और फिर वो लौट कर नहीं आए थे। एक गिल्ट था बिकॉज ही हैड फिजिकल रिलेशनशिप विद हिज हाफ सिस्टर, और बहुत बदनामी हो गई थी, दैट्स वाई ही हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर। और उन्होंने एक गिल्ट था, ऐसा लगता है जैसे इस प्ले में उन्होंने उस गिल्ट को शो किया है। इसमें जो प्रेतात्माएं हैं वो कैरेक्टर्स का रोल प्ले करती हैं। तो ये जो प्ले है मैनफ्रेड ये एक पोइटिक प्ले है एंड इट ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ गोथिक फिक्शन, मतलब गोथिक जॉनरा में आता है ये वाला। टेनिसन रॉट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग? टेनिसन ने इनमें से एक प्ले लिखा है, कौन सा? दैट इज क्वीन मैरी। टेनिसन के प्लेस है क्वीन मैरी, कप और ये फेल्कन। तो ये जो है क्वीन मैरी उनका द्वारा लिखा हुआ है। अटलांटा इन क्लेडॉन इज रिटन बाय। ये जो पोइटिक प्ले है इट इज रिटन बाय स्विनबर्न, स्विनबर्न के द्वारा लिखा हुआ है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज एम्पेडोकल्स ऑन एथना इज रिटन बाय। ये जो पोइटिक प्ले है ये लिखा गया है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा, दैट इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। सेवन स्पिरिट्स एक्ट एज कैरेक्टर इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज? अभी मैंने आपको बताया था कि गोथिक जॉनरा में ये आता है मैनफ्रेड, तो ये बायरन का जो प्ले है मैनफ्रेड, इसी में ये 7 कैरेक्टर्स स्पिरिट्स है जो रोल प्ले करती हैं कैरेक्टर्स का। Coleridge, A Christmas Tale is written in imitation of one of Shakespeare's romance. Which of the following? Coleridge ने लिखा है ज़ेपोइला द क्रिसमस टेल। ये लिया गया है, बिल्कुल वही कहानी है जो हमें विंटर्स टेल में देखने को मिलती है, बिल्कुल सेम वैसी ही कहानी जो है ये इसमें है। इसके जो ये लिया गया है शेक्सपियर के द विंटर्स टेल से लिया गया है, जेपोलिया अ क्रिसमस टेल। चलिए ये हो गया, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेले टुक द थीम फॉर हिज प्रोमेथ्यूज अनबाउंड फ्रॉम अ प्ले ऑन द सेम थीम रिटन बाय अ ग्रीक ड्रामेटिस्ट। हु वाज दैट ग्रीक ड्रामेटिस्ट? शेले ने ये प्रोमेथ्यूज अनबाउंड लिखा है जिसका जो एंड है वो जो है वो एक चेतावनी देता हुआ एंड है, और प्रोमेथ्यूस जो कि आग चुराकर ह्यूमन बींग्स को दे देता है। ये इससे पहले कौन से ग्रीक ड्रामेटिस्ट ने लिखा था? दैट वाज रिटन बाय एस्केलस। ये एस्केलस के द्वारा लिखा गया था। तो ग्रीक ड्रामेटिस्ट एस्केलस के प्ले से प्रभावित होकर शेले ने लिखा है प्रोमेथ्यूस अनबाउंड। तो ये तो हुए हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने लिटरेचर के लिए। अब चलिए ग्रामर के क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, तो ग्रामर के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। अब ये कुछ मिले जुले क्वेश्चंस हैं। डिड यू एवर गो टू अपू घर इन दिल्ली रिसेंटली? अब आपको इसमें ये देखना है कि इन क्वेश्चन में गलती कहाँ है। डिड यू, अब ये कर रखा है कि भाई कौन से कहाँ पर बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइंड है कि इनमें से किस में। अब ये सबसे पहले ये देखिए, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में रिसेंटली आ रहा है तो रिसेंटली आ रहा है तो इसका मतलब हाल फिलहाल की बात करी जा रही है, तो उसको पास्ट का जो पार्ट है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। रिसेंटली अगर आता है तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैव यू एवर बीन टू या हैव यू एवर गॉन टू
अ पुगर इन दिल्ली रिसेंटली। तो रिसेंटली है तो कौन सा टेंस यूज़ किया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। अब आप देखिए मिनी हैज़ लेफ्ट फॉर हस्बैंड्स, ये हस्बैंड्स का यहाँ मतलब है हस्बैंड्स हाउस। कई बार शॉप या हाउस जब पोजेशन बताना होता है तो हम वो वर्ड्स जो हैं वो ऑमिट कर देते हैं। तो मिनी हैज़ लेफ्ट फॉर हस्बैंड्स होम लास्ट वीकेंड। अब यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है लास्ट वीकेंड। अगर पास्ट का कोई पास्ट का टाइम बताता हुआ कोई भी वर्ड आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हैज़ लेफ्ट नहीं आकर यहाँ पर क्या लगेगा? लेफ्ट का यूज़ किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ऑब्जर्व्ड दैट द पुलिसमैन चेज्ड अ थीफ एट दैट मोमेंट। यहाँ देखिए भाई टाइम एंड टेंस जो होते हैं उनका मतलब ये होता है कि अगर टाइम दोगे तो टेंस यानी कि वर्ब उसके हिसाब से यूज़ किया जाएगा। अगर टाइम नहीं डिनोट है तब तो सारे वर्ब फॉर्म्स ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो टाइम डिनोट किया जा रहा है एट दैट मोमेंट यानी कि उस समय, यानी कि पास्ट में कोई घटना उस समय कंटिन्यूड थी। तो चेज्ड नहीं आएगा, पुलिसमैन वॉज चेजिंग अ थीफ एट दैट मोमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डू इट और यू पनिश। डू इट ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, करो या यू पनिश या तुम सजा दो। तो ये तो बड़ा अजीब सा सेंटेंस हो गया कि या तो कुछ काम करो नहीं तो सजा दो, कि या तो करो नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी, यानी कि किसी और के द्वारा दी जाएगी। जब सजा कोई काम किसी और के द्वारा किया जाता है तो वर्ब होता है पैसिव फॉर्म में, और पैसिव फॉर्म की पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आएगा यू विल बी पनिश्ड। Now the next question is the police think that Nina may be there yesterday at the time of murder। जब हम पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर हम might have का यूज़ करते हैं, may have या might have का यूज़ करते हैं। जब संभावना कम होती है तो might have का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी पास्ट की कोई ऐसी संभावना हो सकता था, हो भी सकता है। तो यहाँ पर यह है कि हो सकता है नहीं, हो सकता था। The police think that Nina might be there, might have been, भाई might have लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी been। might have been there yesterday at the time of murder। तो may have या might have पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, पास्ट की डिज़ायरेबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर ही मर्डर्ड द चाइल्ड हिज बॉडी थ्रू इनटू द रिवर। ये सेंटेंस पूरा ही फॉर्मेशन गलत है। आफ्टर, पहली बात यह है कि आफ्टर एंड बिफोर आते हैं तो जो काम पहले हो गया उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो मर्डर पहले करा है, बॉडी बाद में फेंकी है। तो आप यहाँ पे ये देखिए आफ्टर ही हैड मर्डर्ड द चाइल्ड द बॉडी वॉज थ्रोन इनटू द रिवर। हिज बॉडी थ्रू नहीं, द बॉडी वॉज किसी के द्वारा फेंकी जाएगी, इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है पैसिव वॉइस यूज किया है। द बॉडी वॉज थ्रोन इनटू द रिवर। इनटू इसलिए अंदर जो है, बाहर से अंदर की ओर जब मूवमेंट होता है तो इनटू का यूज करते हैं। आई जस्ट हैड माई बाथ। एक ये क्वेश्चन इस तरीके का टीजीटी में भी आया था। देखिए जस्ट नाउ और जो जस्ट है, जस्ट नाउ जो यूज़ होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और यूज़ होता है लास्ट में लगता है सेंटेंस के। जस्ट अगर आ रहा है तो वो अपने साथ लेता है परफेक्ट टेंस, कि दोनों का मतलब है अभी अभी, हाल ही में। तो इसमें है आई हैव, यहाँ आएगा आई हैव जस्ट हैड माई बाथ एंड आई एम रेडी। तो इसमें है अगर ये होता आई हैड माई बाथ जस्ट नाउ एंड आई एम रेडी, या तो इस तरीके से करते जस्ट या जस्ट नाउ का यूज़ जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इट्स अ ब्यूटिफुल नाइट, बहुत सुंदर रात है। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। इट्स अ ब्यूटिफुल नाइट, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। The stars are twinkling in the sky. Don't worry, you may leave your purse in the staff room yesterday. अभी मैंने आपको बताया अगर पास्ट के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं,
पास्ट की पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो मे हैव और माइट हैव दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं नहीं मतलब लगाया ही जाएगा। डोंट वरी, यू मे हैव लेफ्ट योर पर्स इन द स्टाफ रूम yesterday. The dinner had not prepared when our guest arrived. The dinner had not prepared. डिनर तैयार नहीं किया गया था जब हमारे गेस्ट आए, तो ये आएगा द डिनर हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड, किसी के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है, तो द डिनर हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड व्हेन आवर गेस्ट अराइव्ड। I can't hear what you say now. अब यहाँ आप देख रहे हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड है now, तो मैं नहीं सुन सका कि मैं नहीं सुन सकता what you are saying now. ठीक है। How much money did you waste? अगर since आता है तो ये since के पहले यूज किया जाता है परफेक्ट टेंस, सिंस के बाद यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। हाउ मच मनी हैव यू वेस्टेड सिंस द डेथ ऑफ योर अंकल। तो टाइम जब बता रहे हैं हाउ मच मनी हैव यू वेस्टेड। इन ऑर्डर टू compete today, a company, ख्याल से एक्स हो गया. I can't remember when I had seen her last. I can't remember when I had seen her last. तो ये लास्ट है. यहाँ पर ये टाइम डिनोटिंग वर्ड आ रहा है कि मैंने उसे पिछली बार कब देखा था. I can't remember when I saw her last. तो ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है. तो टाइम डिनोटिंग वर्ड अगर आ रहा है तो वहाँ पर आपको यूज़ करना होता है, पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट. माई फ्रेंड विल सेलेक्ट इन द इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ. ये नेक्स्ट मंथ आ रहा है. माई फ्रेंड विल सेलेक्ट इन द इंटरव्यू. विल सेलेक्ट, भाई विल सेलेक्ट इन द, किसी के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा. तो यहाँ पर आएगा माई फ्रेंड विल बी सिलेक्टेड. भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप खुद नहीं करते हैं, काम दूसरे के द्वारा करवाया जाता है. तो माई फ्रेंड विल बी सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ, यानी कि किसी जो इंटरव्यूअर्स हैं उनके द्वारा उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा. स्मोकिंग हैज़ टू बैन टू अवॉइड. स्मोकिंग बैन की जानी चाहिए. तो यहाँ पर हम हैज़ टू बी बैंड का मतलब होता है बैंड की जानी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा हैज़ टू बी बैंड. आप हैज़ टू तब लगाते हैं जब किसी चीज़ पे कहते हैं ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैज़ टू. तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू. तो हैज़ टू बी बैंड का मतलब है होना ही, मस्ट का और स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ये. व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, जब मैंने उसे फ़ोन किया, शी वॉज मेंडिंग सॉक्स फॉर 1 आवर. ये देखिए यहाँ पर ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है और ये ड्यूरेशन बता रहा है, तो वॉज नहीं होगा. देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यही फ़र्क है कि जहाँ सिंस फॉर्म लगता है वहाँ पर हैड बीन या मतलब हैड और के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है. तो यहाँ पर व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी हैड बीन मेंडिंग सॉक्स फॉर 1 आवर. आई थिंक द न्यूज़ ट्रू माइट ट्रू. अब आप एक चीज़ देखिए, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज वो अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेती हैं. मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. लेकिन जो ट्रू है दैट इज़ एन एडजेक्टिव. अगर इनके बाद नहीं है वर्ब की बेस फॉर्म तो हमें लगानी पड़ती है. तो हम क्या लगाएंगे? आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू. I told her that I was understanding her very well. सबसे पहली बात ये समझिए, ये जो understand वर्ड है ये एक ऐसा वर्ड है जो एक स्टैटिक वर्ब है. स्टैटिक वर्ब्स जो यूज़ होते हैं ये या तो इंडेफिनेट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं या ये परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, मगर ये कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते. तो आप ये देखिए, आई टोल्ड हर दैट आई वॉज अंडरस्टैंडिंग. तो आई वॉज अंडरस्टैंडिंग ये बिल्कुल गलत है. इसमें है पास्ट टेंस में है, इंडेफिनेट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाइए. आई टोल्ड हर दैट आई अंडरस्टूड हर वेरी वेल.
While she was strolled in the garden, she came across a old friend. जब एक काम के बीच में दूसरा काम हो रहा हो और एक काम कंटिन्यूड हो, while से हमसे जोड़ रहे हों, तो वो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर क्या होगा? while she was strolling. She was strolling. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द लेबर्स टायर्ड आफ्टर अ डेज वर्क एंड आर एंजॉइंग साउंड स्लीप. अब यहाँ देखिए द लेबर्स आर टायर्ड. ये टायर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है. द लेबर्स आर टायर्ड आफ्टर अ डेज वर्क एंड आर एंजॉइंग. तो यहाँ पर ये जो आर है इसके बाद ये स्थिति बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने आर लगाया है और यहाँ पर आर एंजॉइंग साउंड स्लीप. तो ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए ग्रामर के, कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने पोएटिक प्ले और ड्रामेटिक मोनोलॉग के. आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगे. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं कल. बाय बाय.